गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जी। चैप्टर नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, फर्स्टली है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ है जी। क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट हमने बनानी सीखी थी, और इसी तीनों चीज़ों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है कि हमने इस चीज़ को एनालाइज करना है। ठीक है जी। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि वो जो डाटा है हमारा ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का या बैलेंस शीट का, जो हमारा उसका कंक्लूज़न निकला, उसको हमने इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से बनाना है या इस तरीके से शो करना है जिससे वो ईज़िली तो अंडरस्टैंडेबल हो और कोई भी इकोनॉमिक डिसीज़न लिया जा सके। इकोनॉमिक डिसीज़न माने तो कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर है तो ये सोच रहा है कि मेरे को इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही देखेगा। तो देखते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालिसिस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसी सिस्टम है, ठीक है जी, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसी के बेस पर हम कोई ना कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं जी। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसके अंदर हमारे पास मेनली 3 टूल्स हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये तीनों चैप्टर प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपलोड करे हुए हैं, आप उनको एक बार जाके चेक कर सकते हैं कि इन तीनों चैप्टर को आपने किस तरीके से करना है जी। तो मेनली 3 टूल्स रहेंगे, तो आपने 1 मार्क्स के लिए याद रखना है। देन अगला है जी हमारे पास टाइप्स या मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो जी, फर्स्ट नंबर है एक्सटर्नल एनालिसिस। देखो, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है। देखो, एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पर्सन है, जब वो एनालाइज करते हैं किसी भी डाटा को, तो वो होता है जी एक्सटर्नल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पार्टीज हु आर आउटसाइडर फॉर द बिजनेस। These parties are investors, banks, financial institutions, etc. Their analysis is based almost entirely on published financial statement. मतलब जो ये इन्वेस्टर होंगे, बैंक होंगे, ये जो एनालाइज करते हैं डाटा को, वो करते हैं जी जो भी इंफॉर्मेशंस एक कंपनी या कोई एंटरप्राइजेज डिस्क्लोज करती है, पब्लिश करती है, उसी के बेस पर एनालाइज करते हैं कि हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास इंटरनल एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड बाय द पर्सन हु हैव एक्सेस टू डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। मतलब ये जो एनालिसिस है उन पर्सनस के द्वारा ही किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है, वो करते हैं जी। Such an analysis can therefore be performed by executive of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है जी, एग्जीक्यूट करने के लिए ही किए जाते हैं मेनली। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एनालिसिस इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इज टेकिंग अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन। और यही जो हमारे पास इंटरनल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है, भी असिस्ट करना मीन्स हेल्प करना मैनेजमेंट की किसी भी कोरेक्टिव या एप्रोप्रिएट एक्शन को लेने में। क्लियर है जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक एनालिसिस। देखो, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड। मतलब इसकी इस तरह की जो एनालिसिस है उसके अंदर क्या होंगी, फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स जो डाटा होगा, स्टेटमेंट होगी, वो आपके पास
1 से ज़्यादा साल की होनी चाहिए, मीन्स मिनिमम 2 इयर्स की तो होनी ही चाहिए आपके पास, जिसको मतलब इसमें रिव्यू किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। इट इज़ ए टाइम सीरीज एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने कि ये हमारा एक टाइम सीरीज एनालिसिस भी है। इट शो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर सेवरल ईयर अगेंस्ट ए चूजन, ठीक है, ईयर एज ए बेस, मतलब आपने क्या करना है कि एक ईयर को आपने बेस मान रखा होगा और जिसके बेस पर आप अदर का कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2021 है, मैं इसे एज ए बेस ईयर लेकर चल रहा हूँ, तो इसी का कंपैरिजन मतलब मैंने लगा लीजिए 2022 है, 22 का कंपैरिजन 2021 से करना है, 2023 का कंपैरिजन भी 2021 से करना है। तो जैसे कि 2021 को एज ए बेस ईयर की तरह लेकर चल रहे हैं हम। इट यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, मतलब ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी यूजफुल रहेगा जी, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखो मेनली आपने अब जो याद रखना है जी इसके अंदर कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस रहेगा हमारा, इसको एक तो हम कहेंगे जी डायनेमिक एनालिसिस। जो मेन चीज़ है आपने ये याद रखने वाली है इसके अंदर एक तो, और जो डाटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, फॉर ए नंबर ऑफ ईयर होगा जी, या मिनिमम कह सकते हैं मिनिमम 2 इयर्स का डाटा आपके पास होना चाहिए जी। और इसी के अंदर आपने याद रखना है, इसी को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहेंगे और इसी चीज़ को हम कहेंगे जी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये याद रखना है। और हॉरिजॉन्टल के अंदर ही हमारे पास कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ जाएगा जी, जिसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट की स्टडी भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर ही हम करते हैं जी। तो ये आपने याद रखना है, जो कि 1 मार्क्स के लिए रहेगा बेसिकली। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर। देखो इस तरह की जो वर्टिकल एनालिसिस है उसके अंदर हम सिर्फ ओनली एक सिंगल ईयर की जो स्टेटमेंट है उसे ही अपन रिव्यू करेंगे और उसी चीज़ को ही अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। इट इज़ ए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, आपने इसका नेम याद रखना है, इट इज़ ए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। देखो वर्टिकल को हम स्टैटिक्स भी कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड नंबर इसके अंदर जो डाटा शो किया जाएगा वो 1 ईयर का होगा। एंड थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है, फोर्थ नंबर पे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है और रेशियो एनालिसिस को ही हम वर्टिकल एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं जी। फिफ्थ है हमारे पास इंट्रा फर्म एनालिसिस या इंट्रा फर्म कंपैरिजन जिसे कह सकते हैं जी। देखो इंट्रा फर्म एनालिसिस इज ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइजेस फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, या सिंपली कहें कि जो हमारे पास इंट्रा फर्म एनालिसिस है उसके अंदर क्या होगा, कोई एक एंटरप्राइजेस होगी जिसके 2 या मोर अकाउंटिंग पीरियड की जो स्टेटमेंट होगी उनका ही हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस। तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस का भी एग्जांपल है और ये हमने अभी भी पढ़ा था हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो ये भी याद रखना है जी। नेक्स्ट है इंटर फर्म एनालिसिस। देखो इंटर फर्म एनालिसिस का मतलब सिंपली क्या है कि आपके पास जो एंटरप्राइजेस होंगी, ठीक है जी, आपके पास वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी, बट जो उनका अकाउंटिंग पीरियड होगा मीन्स जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से ही होना चाहिए आपका, ठीक है जी। तो इंटर फर्म एनालिसिस इज ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन देयर कंपैरेटिव पोजीशंस। मतलब सिंपली
कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस होंगे जिनका हम डाटा ले रहे हैं, और जो डाटा होगा वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से ही बिलोंग करता होना चाहिए दोनों का। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो वो हमारा होता है जी इंटर फर्म एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो मेनली फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, मेनली इसका क्या रीज़न है। तो जैसे फर्स्ट नंबर, टू मेजर दी अर्निंग कैपेसिटी या प्रॉफिटेबिलिटी। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस के बेस पर ही आप एक फर्म की अर्निंग कैपेसिटी या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। मींस कि एक फर्म भाई जो ये कह लीजिए सफिशेंट प्रॉफिट अर्न कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो कह रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प इन असर्टेनिंग वेदर एडिकेट प्रॉफिट्स आर बीइंग अर्नड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कि बिजनेस के अंदर जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी मींस कैपिटल, तो कैपिटल के बेस पर आप भी प्रॉफिट को जो अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस हम तैयार करते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्लोज्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दीज प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। मतलब कि कुछ आने वाले सालों के अंदर ये हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, इस चीज़ को भी हम ठीक है जी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला है सेकंड, टू मेजर दी सोल्वेंसी। देखो सोल्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस किसी भी डेप्ट को पे करने की कैपेसिटी रखती हो, तो वो होती है सोल्वेंसी उसकी। तो इट इज़ असर्टेन वेदर द फर्म बिजनेस इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इन टाइम। कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते टाइमली, तो उस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे जी। एंड थर्ड है टू मेजर दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। देखो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब सिंपली है कि अवेलेबल ऑफ फंड, कि क्या हमारे पास फंड अवेलेबल है किसी भी असेट को एक्वायर करने के लिए। अगर फंड अवेलेबल है तो सिंपली है कि जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ होगी बिजनेस की वो उसकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो फंड्स आर अवेलेबल फॉर दी परचेज ऑफ न्यू मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है जी। फोर्थ है टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। भी देखो अदर फर्म के साथ कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए भी फाइनेंशियली हम जो स्टेटमेंट एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेरियस फर्म एंगेज्ड इन सेम ट्रेड। मतलब जो सेम ट्रेड के अंदर जितने भी बिजनेस इन्वॉल्व हैं उनकी कंपैरिजन स्टडी या कंपैरेटिव स्टडी करके आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो बेस्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिफ्थ है टू मेजर दी कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब आप सिंपली देखो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके ही आप ये भी एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि क्या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करने की कैपेसिटी रखता है या नहीं। जैसे रेशियो एनालिसिस के अंदर हमने चेक करा हुआ है, ठीक है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर। फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू असेस वेदर द फर्म्स विल हैव सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम एंड वेदर इट हैज़ द कैपेसिटी टू पे द डिविडेंड इन फ्यूचर एट ए हायर रेट। कि फ्यूचर के अंदर क्या उसके पास इतना प्रॉफिट है या नहीं कि अपना वो इंटरेस्ट पे कर सके या डिविडेंड को पे कर सके फ्यूचर के अंदर एट ए हायर रेट पर। 6 है जी टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। देखो ट्रेंड ऑफ बिजनेस मीन्स होता है कि बिजनेस हमारा जैसे ट्रेंड मतलब ये कह लीजिए कि उसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। क्लियर है जी। तो कह रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस इज हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। दे इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच ए बिजनेस इज मूविंग। मतलब आपको एक तरीके से डायरेक्शन दे देगा कि बिजनेस किस तरफ मूव करने वाला है। कह रहा है इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस अलोंग विद इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन्स इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ए हेल्थी ग्रोथ ट्रेंड ऑफ द बिजनेस।
ठीक है जी। अगर ये दिखा रहा है कि प्रॉफिट जो सेल है आपकी लगातार इंक्रीज होती जा रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सिंपली एक तरीके से ग्रोथ कर रहा है ट्रेंड ऑफ द बिजनेस की हेल्थी के लिए। ठीक है जी। टू जज दी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ये ले सकते हैं कि जैसे मैनेजमेंट है हमारी जो मैनेजमेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, उसने अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो मेरा ग्रोस प्रॉफिट रहेगा वो 20% रहेगा। अगर वही 20% हमारी फर्म ने अगर अर्न कर लिया है तो इट मीन्स जो हमारी मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एफिशिएंट है। क्लियर है जी। अगला है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट को एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसी एनालिसिस के बेस्ड पर ही हमारी जो मैनेजमेंट है डिसीजन ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट दिया जाए, मतलब डिसीजन ये ले सकते हैं कि डिविडेंड पे करा जाए या ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है फ्यूचर्स के अंदर एक तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है जी, तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए हम प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है जी। तो लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। फर्स्ट नंबर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है जी। क्या कह रहा है कि समटाइम इंफॉर्मेशंस गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकम्प्लीट एंड अनऑथेंटिक्स। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम्प्लीट है, या आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी बट वो कहीं से वेरीफेबल ही नहीं है, मीन्स आपके पास कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है उसके लिए। सेकंड है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि असेट या लायबिलिटी को उनकी एक्चुअल वैल्यू पे शो ना करना, या फिर ये होता है कि कई चीज़ें आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, मतलब उसे लिखना ही ना, तो वो भी विंडो ड्रेसिंग है। तो कह रहा है दे मे नॉट रिकॉर्ड द परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, या दे मे ओवर वैल्यू देयर क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स या तो किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड ही ना करना, या फिर ये लगा लो क्लोजिंग स्टॉक को उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर भी रिकॉर्ड कर देना। एंड थर्ड है डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के अंदर जो चेंजेस आया उसको शो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल है जी 2022 के अंदर हमारी जो सेल्स है, ये लगा लीजिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल है वो 1 लाख रुपीज़ की है। क्लियर है जी। अब ये जो लगा लीजिए 1 लाख जो सेल है 10,000 यूनिट मैंने जो सोल्ड करी 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, बट 2023 के अंदर भी क्या हुआ जी, ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो चली गई, ये लगा लीजिए 1,20,000 रुपीज़ की। अब ये इस कोडिंग ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास 1 लाख से ये जो 120 हो गया, तो ये 20% सेल इंक्रीज हो गई, सिर्फ ये यही दिखा रखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमें अब की बार जो 2023 में रॉ मटेरियल ही हमें 2 रुपीज़ का अगर महंगा मिला हो, तो सेम वही पॉइंट है कि हम नेक्स्ट ईयर जो सेल भी करेंगे वो 2 रुपीज़ बढ़ाकर ही करेंगे। तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो जो प्राइस के अंदर चेंजेस आया इस चीज़ को शो तो नहीं किया गया कहीं पे भी, जो कि 12 रुपीज़ हो गया है। तो सिर्फ ओनली ये दिखा दिया कि सेल आपकी इंक्रीज हो चुकी है, मीन्स जो प्राइस लेवल के अंदर चेंजेस आया उस चेंजेस को इन्होंने कहीं पे भी शो नहीं करा। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देखो अलग अलग जो फर्म्स हैं या एक ही फर्म्स कभी कभार क्या कर सकती है जी, अलग अलग मेथड या अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, तो जिससे आप कंपैरिजन स्टडी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, तो ये भी एक लिमिटेशन है। कह रहा इफ़ 2 फर्म्स अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी द कंपैरिजन बिटवीन द 2 विल बी अनरिलायबल, तो वो अनरिलायबल होगा। फिफ्थ पॉइंट है डिफ़िकल्ट इन फोरकास्टिंग। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेस पर हम कभी कभार क्या करते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि फ्यूचर के अंदर ना अब हमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, बट कंडीशन एकदम से भी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन की कंडीशन आ गई थी, अगर लास्ट कई ईयर से फर्म का प्रॉफिट अगर बढ़ता आ रहा है
तो लेकिन एकदम से अगर लॉकडाउन की कंडीशन आ गई तो आपका जो एस्टीमेट लगाया हुआ वो वेस्ट जाएगा बिल्कुल। कह रहा इन दी फास्ट चेंजिंग एंड डेवलपिंग मॉडर्न बिजनेस द एनालिसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन मे नॉट बी ऑफ मच यूज इन फ्यूचर फोरकास्टिंग। क्लियर है जी। अगर एकदम से फास्ट चेंजिंग हो जाए, डेवलपिंग मॉडर्न बिजनेस आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो आपने एस्टीमेट लगाए होंगे वो आपके बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएंगे। 7th पॉइंट है जी लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होते हैं मींस किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो जाए या फिर ये कह लो रिलेशन हो जाए किसी भी चीज़ का, ठीक है जी, ये कह लो फर्म की जो एबिलिटी है, इन चीज़ों को इग्नोर करता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है फाइनेंस मींस ओनली मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शंस जो होती हैं वही सिर्फ ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। नॉन जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको ये बिल्कुल इग्नोर करता है जी। कह रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, दे इग्नोर कोरेडाइल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट या लेबर फर्म्स एबिलिटी एटसेट्रा। एंड 8th है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सिंगल ईयर का अगर आपके पास कोई भी एनालिसिस है उसके बेस पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर जो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट का ट्रेंड अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल ईयर है जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक चैप्टर था जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया है तो वीडियोज़ को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी। थैंक यू।